I'm Dr. Divya Bansal. I'm a clinical hematologist and a bone marrow transplant physician at Manipal Hospitals, Dwarka, New Delhi. And as we are celebrating the Blood Cancer Awareness Month in September, so the topic we are going to discuss today is blood cancer treatment today and tomorrow. So let's begin discussing this very interesting topic. So, what are blood cancers? Before I start telling you about the treatment part, first let's know what are blood cancers. Basically, blood cancers are the disorders that affect the production as well as normal functioning of blood cells. What do we mean by that is that the process of normal blood development is disturbed in these cancers, and there is an uncontrolled growth of abnormal blood cells, and these abnormal or cancerous cells, they disrupt the normal functioning of the blood components, such as preventing bleeding or defending infections. As we can clearly see in this diagram, that in a normal patient or a normal person, in our arteries and veins where the blood flows, we have normal रेड सेल्स जो कि खून बना ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती हैं, हमारे वाइट सेल्स होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं, एंड प्लेटलेट्स होती हैं जो खून को बहने से रोकती हैं. अब कैंसरस पेशेंट में क्या होता है कि ये जो कैंसरस सेल्स हैं, ये जो नीले में हमें दिख रही हैं, दीज आर द कैंसरस सेल्स, ये इसमें आके भर जाती हैं. इनके होने के कारण ना कि इन जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं इनका नंबर कम हो जाता है, और साथ में इनका नॉर्मल फंक्शन है, जैसे इसका ऑक्सीजन कैरी करने का फंक्शन है, या इसका खून रोकने का फंक्शन है, या इनका इन्फेक्शन से लड़ने का फंक्शन है, ये सब कम हो जाता है. इस कारण से पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसको हम अनीमिया कहते हैं. नाउ कितने तरह के ब्लड कैंसर्स होते हैं? बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. जो पहली कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया. दिस इज कॉज्ड बाय फास्ट प्रोडक्शन. जो वाइट सेल्स होती हैं उनकी एबनॉर्मल फास्ट प्रोडक्शन के कारण ये कैंसर जो होता है, जो कि ब्लड और बोन मैरो में दिखाई देता है, इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं. इसके अंदर इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स आपके ब्लड और बोन मैरो में भर जाती हैं कि आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग वाइट सेल्स हैं वो अपना काम नहीं कर सकती और पेशेंट को इन्फेक्शंस हो जाते हैं. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम सबके खून में हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, बोन मैरो में हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं. हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं? ये वो सेल्स होती हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि वो किसी भी प्रकार की सेल बना सकती हैं. ठीक है, किसी भी प्रकार की खून की सेल बना सकती हैं. अब इनके अंदर कोई भी कमी होने के कारण, कोई भी कैंसरस कन्वर्जन होने के कारण ये एक ही तरह की सेल्स बनाती चली जाती हैं. आप देख रहे हैं जैसे या तो माइलॉइड किस्म की या लिम्फॉइड किस्म की कैंसर सेल्स बनाती चली जाती हैं. तो अगर हम एक नॉर्मल इंसान के बोन मैरो को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें हर तरह की सेल दिखाई देती हैं. लाल सेल दिखती हैं, वाइट सेल दिखती हैं, बट एक कैंसर ल्यूकीमिया के पेशेंट के बोन मैरो में हमें केवल एक ही तरह की सेल दिखती है जिनको हम ब्लास्ट बोलते हैं. क्योंकि पूरा बोन मैरो आपका इन ब्लास्ट से भर जाता है, तो नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन और उनका फंक्शन दोनों चीज़ कम होने के कारण पेशेंट को वेरियस सिम्टम्स होते हैं. क्या सिम्टम्स होते हैं ल्यूकीमिया के? बुखार होना, वज़न कम होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, चलने पे सांस फूलना या बैठे बैठे ही सांस फूलने लग जाता है, शरीर में कमज़ोरी महसूस होना, हड्डियों में दर्द होना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, या भूख कम हो जाना, या गले में बगल में गांठें हो जाना. हमारे पेट में जो तिल्ली करके एक ऑर्गन होता है वो बढ़ जाता है. कुछ मरीजों में रात को पसीने आते हैं. प्लेटलेट का फंक्शन कम होने के कारण जगह जगह से खून बह सकता है, मुंह से, नाक से, दांत से, लैट्रिन में, पेशाब में, या शरीर पे नीले धब्बे पड़ सकते हैं. ये सब सिम्टम्स होते हैं ल्यूकीमिया के, बिकॉज के हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग सेल्स हैं वो रिप्लेस हो गई हैं एबनॉर्मल सेल्स से. दूसरे तरीके का जो ब्लड कैंसर होता है उसको हम कहते हैं लिम्फोमा. लिम्फोमा बेसिकली इज अ कैंसर ऑफ द लिम्फैटिक सिस्टम. लिम्फैटिक सिस्टम हमारे शरीर में
खून के साथ एक और सिस्टम चलता है जो हम जो जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ब्लड सिस्टम, उसके साथ एक और सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं लिम्फैटिक सिस्टम। ये भी पूरे शरीर में होता है। इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उसमें छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं जगह जगह, जहाँ पे आपकी लिम्फोसाइट्स का बनना होता है। उसके अलावा लिवर और स्प्लीन और बोन मैरो भी इस लिम्फैटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। जब आपका कैंसर इनमें से किसी को इन्वॉल्व करता है, हम इसे लिम्फोमा कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो लिम्फ नोड होता है जो नॉर्मली इस तरह का दिखता है, वो पूरी की पूरी तरह से ये कैंसर जैसी सेल से भर जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, बिकॉज आपका लिम्फोसाइट जो है उनका काम है इम्यूनिटी क्रिएट करना, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ना। बिकॉज ये लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल हैं, तो ये आपकी फंक्शनिंग इसकी एबनॉर्मल होती है, तो आपका इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम होता है। तो इस तरह के जो लिम्फोमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, क्वाइट सिमिलर टू लिकीमिया। बुखार आना, गले में बगल में गांठें महसूस होती हैं, रात में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वज़न कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, कुछ मरीज़ खुजली की शिकायत करते हैं और कमज़ोरी महसूस होती है। जो तीसरे तरह का ब्लड कैंसर होता है उसको हम कहते हैं माइलोमा। माइलोमा एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म का ब्लड कैंसर है जो ओल्ड एज में ही देखा जाता है। इसमें हमारे शरीर में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल, जिनका काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीन होते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, इनके अगेंस्ट हमारे शरीर में लड़ते हैं। तो माइलोमा में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो बोन मैरो में नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स होती हैं जिनका काम बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाना होता है, वो रिप्लेस हो जाती हैं कैंसरस प्लाज्मा सेल, मतलब कि एक तरह की प्लाज्मा सेल सिर्फ बढ़ने लग जाती हैं। तो जो नॉर्मल प्लाज्मा सेल तरह तरह की एंटीबॉडीज़ बना सकती हैं जो कि फंक्शनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनकी जगह ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, जो कैंसरस प्लाज्मा सेल होती हैं, ये केवल एक तरह की एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जिनको हम ब्लड में जब देखते हैं हम इनको बोलते हैं एम प्रोटीन। ठीक है। सो माइलोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन इम्पेयर्ड है तो इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति हो जाती है, तो इन्फेक्शंस के रेट बढ़ जाते हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मरीज़ों को फ्रैक्चर होने लग जाते हैं। किडनी, ये जो हमारे एम प्रोटीन्स होते हैं ये किडनी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि किडनी में ये जाके जम जाते हैं तो किडनी फंक्शन खराब हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब ये जानने के बाद कि कितने तरह के ब्लड कैंसर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना कि हाउ ब्लड कैंसर इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड ऑर्गन कैंसर। बिकॉज सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही इस बात की है कि हमारे जो लंग, लिवर या ब्रेन के या किसी और ऑर्गन के कैंसर से ये जो खून के कैंसर हैं ये डिफरेंट कैसे हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखिए, आप ये समझिए कि जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो कहीं एक जगह सीमित है, आपकी लंग्स हैं या आपके लिवर हैं, बट जो खून है वो एक लिक्विड मीडियम है जो पूरी बॉडी में बह रहा है, ऊपर से नीचे बह रहा है। ये एक बेसिक कारण है कि क्यों ब्लड कैंसर सॉलिड कैंसर से डिफरेंट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड कैंसर्स में सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी का बहुत कम रोल है। रेडिएशन का रोल है कहीं कहीं, जैसे लिम्फोमा एंड माइलोमा में, या कभी कभी जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं उसके अंदर रोल है रेडिएशन थेरेपी का, लेकिन उतना रोल नहीं है जितना कि आपके सॉलिड ऑर्गन्स में है। बिकॉज जो ब्लड कैंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमो सेंसिटिव होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कीमोथेरेपी आप ब्लड कैंसर में देते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड ऑर्गन कैंसर से, इस कारण से उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम ये जानते हैं ना, हम सॉलिड कैंसर्स में स्टेजिंग करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये स्टेजिंग का ब्लड कैंसर्स में बहुत कम रोल है। बिकॉज जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेटास्टेसिस है, यानी कि कैंसर निकल के दूसरे शरीर के भागों में फैल गया, वो चीज़ ब्लड कैंसर में नहीं होती। इंस्टेड रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, गुड स्टैंडर्ड रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, पुअर रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड कैंसर में। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, विच इज़ द curative thing in blood cancers, has a very limited role in solid cancer. Very few solid cancers we do have a role of some autologous transplants present in solid cancers also. So
because blood cancers are so different from solid cancers, it actually led to development of a completely different specialty for the treatment of blood cancers all over the world, which is known as clinical hematology or hemato-oncology, which also part of it is bone marrow transplantation. So now let's come to how do we diagnose these blood cancers. Blood cancer diagnose करने के लिए जब भी आपके पास मरीज इस तरह के सिम्टम्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, तो हम सबसे पहले कुछ ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, जिनके अंदर हमको ये पता लगता है कि कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है उनके ब्लड में, कुछ किडनी पे असर तो नहीं हो गया है इन सेल्स के टूटने पे, या लिवर पे असर तो नहीं हो गया, या कुछ एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ तो नहीं गए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट करके देखते हैं। अगर हमारे को ब्लड टेस्ट इस तरफ इशारा करते हैं कि ये ब्लड कैंसर हो सकता है, तो हम और जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं वो होता है बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। ये एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर हम जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो बेसिकली एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो कि आपकी बोन्स के बीच में होता है। बेसिकली इट इज़ द फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। जितनी भी आपकी खून में सेल्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन की ये फैक्ट्री होती है। तो आप इनमें से एक थोड़ा सा ब्लड और एक बोन का पीस निकाल के इसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करके हम ये देख सकते हैं कि किस तरह का कैंसर है कि नहीं है, कितना मतलब उसको हम आगे फिर टेस्ट कर सकते हैं उसकी फर्दर टाइपिंग के लिए। जो लिम्फोमा के अंदर स्पेशली अगर पेशेंट को लिम्फ नोड होते हैं जिसको हम लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं, तो हम इन लिम्फ नोड्स को निकाल के इनको भी माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं टू लुक फॉर लिम्फोमा। कुछ माइलोमा एंड लिम्फोमा में जो बहुत मेजर रोल है वो पेट स्कैन का है, बिकॉज इसमें हमें एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ पता लगता है कि डिजीज़ कहाँ कहाँ तक फैली है। बेसिकली एक ग्लूकोज बेस्ड डाई होती है जो कि अटैच हो जाती है जहाँ जहाँ पे भी कैंसरस सेल्स होती हैं वहाँ जाके, और वो इसमें हाईलाइट करती हैं, तो हमें डिजीज़ का स्टेटस पता चलता है। कुछ टेस्ट जो स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर में इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स में नहीं इम्पॉर्टेंट हैं, वो हैं फ्लो साइटोमेट्री, जिसके अंदर आप कुछ सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ लगाते हैं और आप टाइपिंग करते हैं कि ये माइलॉइड लुकीमिया है, लिम्फॉइड लुकीमिया है, किस तरह का माइलॉइड लुकीमिया है, किस तरह का लिम्फॉइड लुकीमिया है। फिर हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर जो ब्लड कैंसर्स हैं वो उनका जो कारण है, ओरिजिन है, वो ये है कि आपके जो जेनेटिक है, आपके जो शरीर का डीएनए है उसमें कुछ खराबी होने के कारण ये कैंसर्स बनते हैं। तो हम डायरेक्टली जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए से बनते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके अंदर कोई डिफेक्ट है वो जान सकते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होती हैं जैसे फिश, वो हम एबनॉर्मेलिटी देख सकते हैं, बिकॉज हम स्टडी कर चुके हैं कि कुछ कैंसर्स में किस तरह की एबनॉर्मेलिटी कॉमन होती है, तो हम वो एबनॉर्मेलिटी देख के ये जान सकते हैं कि ये किस तरह का कैंसर होगा। इसके अलावा the latest in the addition to all these battery of tests is next generation sequencing, which is a very specialized test जिसमें आपका पूरा का पूरा जो जीनोम होता है, पूरा जो जीन सीक्वेंस होता है, हम उसी को पढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कहाँ कहाँ किस किस जीन में खराबी हुई है, और हम उसके अकॉर्डिंग ब्लड कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं एंड इवन प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं। एज मैंने पहले डिस्कस किया था कि ब्लड कैंसर्स में प्रोग्नोस्टिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन स्टेजिंग का। वो क्यों? क्योंकि बहुत ही हेट्रोजीनस बिहेवियर होता है, मतलब कि हर इंसान में इनका बिहेवियर अलग होगा। बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो बड़ों से अलग होते हैं। बच्चों में अक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया इज़ अ कॉमन कैंसर, बट बड़ों में ALL नहीं मिलता, माइलोमा या लिम्फोमा जैसे कैंसर ज़्यादा मिलते हैं। डिफरेंट रेस जो होती हैं उनमें डिफरेंट तरीके के कैंसर्स मिलते हैं। जो हमारी कीमो की सहन करने की शक्ति होती है वो डिफरेंट लोगों में अलग है। हम ये मानते हैं कि जो वाइट लोग हैं वो ज़्यादा कीमो ले सकते हैं हम एशियंस के मुकाबले। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा कीमो टॉलरेट कर सकते हैं एडल्ट्स के मुकाबले। वेरी इंपॉर्टेंट इज जो जेनेटिक्स है, बिकॉज एज वी हैव सीन के जो बेसिकली जो डिफेक्ट आता है वो जेनेटिक लेवल पे आता है। तो आप जो जेनेटिक्स करके आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये गुड जेनेटिक्स है, इंटरमीडिएट जेनेटिक्स है, बैड जेनेटिक्स है, मतलब हम जो प्रोग्नोसिस होगा वो नॉर्मल होगा या ख़राब होगा।
तो इस तरह के जो प्रोग्नोस्टिक टूल्स होते हैं उनका यूज़ ये होता है कि आप ये देख सकते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल कितना है इस कैंसर से। दूसरी चीज़ कि ये पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं। कुछ जो पुअर साइटोजेनेटिक्स या पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हम उनको सेकेंड रिलैप्स या फर्स्ट रिलैप्स के बाद नहीं बल्कि पहले ही रेमिशन में लाके सीधा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं, बिकॉज उससे हम उनकी सर्वाइवल को इंक्रीज कर सकते हैं। What are the prognostic tools? Generally कुछ ब्लड में मार्कर्स होते हैं लाइक LDH, आपका रीनल फंक्शन, लिवर फंक्शन, एंडोक्राइनल फंक्शंस होते हैं। आप CT स्कैन या PET स्कैन करके एक्सटेंट ऑफ डिजीज जो देखते हैं उससे आप प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं। वेरियस फिश जेनेटिक स्टडीज़ लाइक फिश कैरियोटाइप एंड NGS से आप प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं कि अगर बैड कैरियोटाइप है, बैड फिश है, या NGS में कुछ आपके ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये कैंसर ख़राब तरीके का है या ये अच्छा है जो कीमो को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा ये पेशेंट। As we know that when we treat blood cancers, the mainstay of treatment still for blood cancers is chemotherapy. Basically chemotherapy होती क्या है? Chemotherapy एक तरह की सिस्टमिक थेरेपी है। सिस्टमिक थेरेपी का मतलब ये है कोई भी चीज़ जो पूरे शरीर को जाके अफेक्ट करेगी ऊपर से नीचे, मतलब एक दवाई जो आपके खून के थ्रू जाके आपके पूरे शरीर पे अफेक्ट करेगी। ये गोली हो सकती हैं, ये इंजेक्शंस हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ, ये एक मिथ है कि कीमोथेरेपी सिर्फ इंजेक्टेबल होती है, ऐसा नहीं है। जो गोलियां होती हैं वो भी कीमोथेरेपी हो सकती हैं। तो मेन स्टे आज भी ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट का कीमोथेरेपी है। बेसिकली कीमोथेरेपी क्या करती है कि हमारी एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कैंसरस क्यों होती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बहुत जल्दी जल्दी होती हैं एक नॉर्मल सेल के मुकाबले। तो ये जो कैंसर सेल्स के अंदर जो फास्ट डिवाइडिंग कैपेसिटी है इसको एक्सप्लॉइट करती है कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी ड्रग होती है वो इन कैंसरस सेल्स के DNA पे जाके अटैच हो जाती है और बिकॉज वो फास्ट डिवाइडिंग होती है उनको ख़त्म कर देती है। मतलब कि आपकी जो हेल्दी सेल्स होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब उनके अंदर एक टाइम पीरियड के बाद ही वो डिवाइड करती हैं। बट जो आपकी कैंसरस सेल्स होती है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। तो कीमोथेरेपी ड्रग जो होती है वो इनको जाके मार देती है एंड उसके कारण आपकी सिर्फ जो हेल्दी सेल्स हैं वो बच जाती हैं एंड यू आर क्योर्ड ऑफ योर कैंसर कम्स अंडर कंट्रोल और यू कैन बी इवन क्योर्ड ऑफ कैंसर बिकॉज ऑफ दिस। बट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो एज आई एक्सप्लेन कि जो ये कीमोथेरेपी होती है इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन फास्ट डिवाइडिंग सेल्स। हमारी नॉर्मल बॉडी में भी ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं जो कि जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं, लाइक आपके आंतों की सेल्स, आपकी स्किन की सेल्स, आपकी ब्लड सेल, रेड सेल, आपकी वाइट सेल, प्लेटलेट, ये जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं। तो क्योंकि इन सेल्स के ऊपर भी आपकी कीमोथेरेपी असर करती है, इस कारण से आपकी कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब कि कैंसरस सेल तो मरती ही है, आपकी हेल्दी सेल्स भी मरती हैं, इसके कारण कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपकी कैंसरस सेल मरी तो आपकी वाइट सेल्स भी मरी, तो आपको न्यूट्रोपीनिया होता है विच इज़ मेक्स यू प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। आपकी रेड सेल्स मरती हैं तो आपको अनीमिया होता है, तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। आपकी प्लेटलेट्स मरती हैं तो आपको हमें बार बार प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती है बिकॉज ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। आपकी गट की सेल्स मरती हैं तो म्यूकोसाइटिस यानी छाले होने के चांसेस होते हैं मुंह में, गट में। आपकी स्किन की सेल्स होती हैं तो बालों की सेल होती हैं इसलिए बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी। क्योंकि कीमोथेरेपी के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड दे हैव अ जनरल एक्टिविटी ऑन ऑल सेल्स, द researchers thought that why should not we think of something that is more specific for a particular cancer cell. That means कि हम कुछ ऐसा यूज़ करें कि हमारी अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो कि बैक्टीरिया और बाकी के बाहर के पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करता है, उसी को हम इस्तेमाल करें अपने ब्लड कैंसर के अगेंस्ट को। इस थेरेपी को हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। बेसिकली क्या होता है कि आपका अपना बॉडी इम्यून सिस्टम, कैंसर कैसे बनता है, एक थ्योरी कैंसर के बनने की ये है कि आपका अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उन सेल्स को मारना बंद कर देता है, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेंड है कोई भी ख़राब सेल को मारने के लिए।
तो इन सेल्स में ऐसी कोई चेंजेस आ जाते हैं जो ये ओवरकम कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम से मरने के लिए। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करती है कि ये ब्लॉक कर देती है ट्यूमर सेल्स को, और जो डीएक्टिवेट करती हैं हमारी इम्यून सिस्टम सेल्स को, और इम्यून सिस्टम सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे कि वो कैंसर सेल्स को मार सकती हैं। इस थेरेपी को हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। या हम डायरेक्टली ये अपने सेल्स को मार सकती हैं, या इनडायरेक्टली जो कैंसर सेल्स हैं उनको ऐसे इम्यून मैकेनिज्म में एंटर करवा सकती हैं कि वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर जो इम्यूनोथेरेपी प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन लैब. Then what are generally used immunotherapy products? Like cytokines, they are naturally present in your body which work against infections and inflammatory processes, और उनको यूज करके हम कैंसर में भी यूज कर सकते हैं. देन जीन थेरेपी, आप जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का उसी को चेंज कर दीजिए कि वो रेजिस्टेंट हो जाए कैंसर के. या आप इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, मतलब आप इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट, मतलब उसको चेंज कर दीजिए कि वो कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए जगह ही ना दे. या कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लीजिए जिनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो कि जाके कैंसर सेल्स को बाइंड करती हैं और उसको इम्यून सिस्टम में ले जाके, जो हमारी बॉडी का जो इन्फेक्शन से लड़ने वाला सिस्टम है उसके पास ले जाके उसको मार देती हैं. तो ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज इम्यूनोथेरेपी. What we are now progressing towards in today's time is coming away from chemotherapy era to more targeted therapy. What does targeted therapy means is that what we studied is that cancer basically जो start होता है वो इसलिए start होता है कि जब हमारा कोई जो genes होते हैं, normal genes होते हैं, वो abnormal बन जाते हैं. इसको हम basically बोलते हैं genetic mutation. Genes जो होते हैं वो सेल को ये बताते हैं कि उसको कैसे काम करना है. ठीक है, कब उसे डिवाइड करना है, कब उस सेल का काम खत्म हो गया है, कब वो सेल को मर जाना है. तो जब ये जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं तो जो जीन्स कैसे काम करते हैं, हमारे शरीर के प्रोटीन्स को बताते हैं कि किस तरह से उनको काम करना है. तो कुछ प्रोटीन्स में ऐसा चेंज आ जाता है दैट या तो वो सेल को जो नॉर्मल डिवीजन होता है वो खत्म होकर बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करने लग जाती है, या वो मरती नहीं है, मतलब इट स्टार्ट्स लिविंग लॉन्गर. So we call in medical terminology as dying of cell as apoptosis. So जो apoptosis होता है वो नहीं हो पाता है सेल्स का. So जब ये होता है तो सेल जो होती है वो अनकंट्रोल्ड ग्रो करती है एंड इट फॉर्म्स अ कैंसर. सो बेसिकली टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, रिसर्चर्स ने ये देखा कि अगर हम इस जेनेटिक चेंज जिसके कारण ये सेल कैंसरस बनी, जिसके कारण वो प्रोटीन्स चेंज हुए, हम उसको आइडेंटिफाई करें और जो कि सेल्स को कैंसरस बनने में हेल्प करता है और उसको टारगेट करें स्पेसिफिकली जाके, क्योंकि वो सिर्फ कैंसरस सेल्स में खराब होगा, हेल्दी सेल्स में नहीं खराब होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, वो म्यूटेटेड सेल जो है सिर्फ उन्हीं को किल कर सकते हैं और नॉर्मल सेल्स को किलिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं. दिस वाज बेसिकली नोन एज टारगेटेड, बिकॉज आपका जो टारगेट है वो सिर्फ कैंसर सेल है, तो आप सीधा जो शूट करते हैं वो उसी कैंसर सेल पे शूट करते हैं. बहुत तरह की टारगेटेड थेरेपीज होती हैं. आप वेरियस प्रोटीन्स को टारगेट कर सकते हो. आप इम्यूनोथेरेपी जो हमने पहले डिस्कस किया था वो भी एक तरह की टारगेट थेरेपी है. आप बहुत सारे एंजाइम सिस्टम्स को आप टारगेट कर सकते हो. आप बहुत जगह जा जाके सेल पे टारगेट कर सकते हो. सो व्हाट टारगेट थेरेपी डू इज बेसिकली, या वो एक सिग्नल को ब्लॉक या टर्न ऑफ कर देंगी जो कि सेल को डिवीजन को रैपिड डिवीजन कॉज कर रहा है, या फिर वो उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी जाके, या फिर उन सेल्स को ज़्यादा जीने से रोकेंगी. जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हम कॉमनली ब्लड कैंसर्स में जो टारगेटेड थेरेपी का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कारगर है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, जो कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो एक तरह का धीरे धीरे बढ़ने वाला ब्लड कैंसर है उसमें यूज़ होता है. इमैटिनिब या डिसैटिनिब के नाम से दवाई आती है. फिर FLT3 इनहिबिटर्स, FLT3 इनहिबिशन इज़ अ वेरी बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर इन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो कि एक तरह का जल्दी जल्दी बढ़ने वाला कैंसर है. इसके अगेंस्ट इनहिबिटर्स आ गए एंड दे हैव फाउंड दैट बिकॉज वी आर एबल टू इनहिबिट दिस बैड prognostic marker, we are able to make patient live longer. Then various monoclonal antibodies like rituximab, daratumumab have been used in various kind of blood cancers. Then
as I said before that bone marrow transplant जो है that is the curative method for blood cancers. Most of the blood cancers में जो आपका bone marrow transplant है वो उसको cure कर सकता है. So it is very important to understand कि क्या होता है, किस में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं. बेसिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जिसको हम बोलते हैं, हम उसके अंदर जो आपका डैमेज्ड या नॉन फंक्शनल या कैंसरस बोन मैरो है उसको किल करते हैं एंड देन वी कैन रिप्लेस इट विद अ हेल्दी stem cells. जो मैंने as I explained before that stem cells are those cells in your bone marrow which have a capability या क्षमता होती है किसी भी तरह की ब्लड की सेल्स, रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट बनाने की उनमें क्षमता होती है. तो आप उस तरह की स्टेम सेल्स को, हेल्दी स्टेम सेल्स को बोन मैरो में डाल देते हो और पुरानी जो खराब या कैंसरस स्टेम सेल्स हैं उनको हटा देते हो. ये आज भी इट इज़ द ओनली क्योरेटिव मेथड. बेस्ट आउटकम बीएमटी का मिलता है जब हम पेशेंट को तब करें जब आपकी जो डिजीज़ है, जो ब्लड कैंसर है वो कंट्रोल में हो. इन मेडिकल टर्म्स वी कॉल इट इन रेमिशन. जब आपका ब्लड कैंसर इन रेमिशन है तब हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं. जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं वो आपके इंटरमीडिएट एंड हाई रिस्क डिजीज़ में मिलते हैं. जो स्टैंडर्ड रिस्क डिजीज़ होती हैं उनमें हम ये मानते हैं वो कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से उनमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है. जो सक्सेस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो डिपेंड करती है किस तरह का कैंसर है. कुछ कैंसर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, कुछ में नहीं आता. जो हमने पहले ट्रीटमेंट दिया है उसका रिस्पॉन्स क्या था पेशेंट में, किस उम्र के पेशेंट में हम कर रहे हैं. जो यंग पेशेंट्स होते हैं, फिट पेशेंट्स होते हैं, उनमें अगर हम करते हैं तो बीएमटी सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. पेशेंट में हम किस तरह का डोनर यूज़ कर रहे हैं, that I will explain later कि what are the types of donor in a stem cell transplant. There are basically two types of bone marrow transplant, autologous and allogenic. What autologous means? Auto means मेरा अपना, allo means किसी और का. तो जब हम कुछ डिजीजेज लाइक माइलोमा या लिम्फोमा में क्या करते हैं कि पेशेंट को हम उनकी अपनी स्टेम सेल्स वापस देते हैं. तो हम पहले क्या करते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल में लाते हैं. डिजीज़ को कंट्रोल में लाने के बाद पेशेंट की सेल्स कलेक्ट कर लेते हैं, स्टेम सेल्स कलेक्ट कर लेते हैं. उन स्टेम सेल्स को हम स्टोर कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए और उसके बाद हम हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, जिससे कि जो आप बहुत डीपली जो बीमारी है उसको ख़त्म कर सको. अगर आप एक नॉर्मल पेशेंट को कम डोज दे सकते हो, जब आप एक स्टेम सेल सपोर्ट उसको दे देते हो आप उससे कहीं ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा वो दवाई को दे सकते हो. तो आप क्या करते हो, हाई डोज कीमो देते हो इस अटेम्प्ट में कि आप बीमारी को और ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करोगे. एंड क्योंकि आपने बहुत हाई डोज कीमोथेरेपी दी है तो आपका बोन मैरो ठप बिल्कुल पड़ने के बहुत लंबे वक्त तक चांसेस है. आप उसको सपोर्ट करने के लिए जो पेशेंट की हमने पहले स्टेम सेल्स कलेक्ट की थी वो वापस उनको इन्फ्यूज़ कर देते हो. उससे क्या होता है कि जो आपका न्यूट्रोपेनिक फेज़ है वो कम हो जाता है, पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस, पेशेंट के रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट जल्दी उसकी सेल्स वापस आ जाती हैं एंड बीमारी कंट्रोल में आ जाती है. इसको हम बोलते हैं ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट जनरली माइलोमास, लिम्फोमास एंड एक तरह का अक्यूट ल्यूकीमिया जो कि अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया जो होता है इसके अंदर इट इज़ अ यूजफुल टेक्निक. But most of the blood cancers what we use is allogenic bone marrow transplant. Allogenic bone marrow transplant क्या होता है, जहाँ पे आप किसी और का healthy bone marrow, क्योंकि मेरा bone marrow तो genetic level पे ख़राब हो चुका है, जो मरीज़ है उसका bone marrow तो genetic level पे ख़राब हो चुका है. तो आप एक क्या करते हैं, एक donor select करते हैं. अब donor कौन होता है, donor जो हम first and foremost preference लेते हैं वो कोई भाई बहन का मैच लेते हैं. एक HLA करके हमारे बॉडी में सीक्वेंस होता है जो कि बेसिकली बॉडी को सेल्फ या नॉन सेल्फ सिखाता है. मतलब कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है. जो चीज़ भी मुझसे HLA मैच नहीं होगी मेरी बॉडी उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगी और जो चीज़ भी मेरी बॉडी से HLA मैच होगी मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी. तो हम HLA मैचिंग करते हैं. उसी तरह से बोन मैरो के लिए भी वो एप्लीकेबल है. अगर मैं मैच्ड HLA मैच बोन मैरो लूँगी तो मेरी बॉडी उसको अपना मान के एक्सेप्ट कर लेगी. तो जो भाई बहन होते हैं उनमें 25% चांस होता है दैट दे कैन बी HLA मैच. तो अगर हम बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं इफ़ वी टेक अ HLA मैच सिबलिंग डोनर.
1% चांस, लेस देन 1% चांस ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स जो हों वो फुली HLA मैच्ड हों बच्चों से, तो हम पेरेंट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर HLA मैच्ड डोनर नहीं प्रेजेंट है तो वर्ल्ड अक्रॉस बहुत सारी रजिस्ट्रीज अवेलेबल हैं जहाँ पे जो हेल्दी वॉलंटरी डोनर्स होते हैं वो कमिट करते हैं दैट यू नो अगर ये दिस इज़ माई HLA, आप इसको अपनी रजिस्ट्री में स्टोर कर लो, एंड किसी भी मरीज़ का अगर मुझसे HLA मैच करेगा तो मैं अपना बोन मैरो उनको देने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई अनरिलेटेड डोनर भी नहीं है, अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं वेयर वी कैन एक्चुअली से दैट वी आर एबल टू डू BMT फॉर एवरी पेशेंट बाय एज वी आर एबल टू डू HLA बोन मैरो ट्रांसप्लांट विद हाफ मैच डोनर, मतलब फुल मैच ना होके हाफ मैच होता है, एंड every person has a half match donor in their siblings or their parents, so it is almost everyone can get a half match donor, so it is possible to do a transplant in a half match donor also. Having said that, it is important to understand as we go from match sibling donor to haplo, that is half match donor, the chances of transplant failure or complications of transplant, they all increase. That is why they are very highly specialized procedures. Basically आप एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो मरीज़ होता है उसको हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं, और आप एग्जिस्टिंग जो डिजीज सेल्स हैं उनको किल करते हैं। उसके साथ यू क्रिएट अ स्पेस इन द बोन मैरो, आप बोन मैरो में खाली जगह बनाते हैं जहाँ पे नई सेल्स आके ग्रो कर सकें। जब एक बार आपने एक प्रोटोकॉल कंडीशनिंग दे दी है उसके बाद आप डोनर की सेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। डोनर की सेल्स आप या तो ब्लड से ही डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं कुछ इंजेक्शन देने के बाद, या आप डायरेक्टली बोन मैरो से कलेक्ट करते हैं। डोनर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई भी रिस्क नहीं होता है, दिस इज हार्डली एनी रिस्क, इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर and there are no long term complications to the donor who gives the bone marrow transplant. Unlike सर्जिकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लाइक जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं लिवर किडनी के, जिनमें जो डोनर होता है उसको अपना एक सर्जरी अंडरगो करनी होती है और एक पार्ट देना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर. Then after we have collected these stem cells, we infuse the stem cells in the recipient and we let them to grow in the recipient. जब recipient में वो grow कर जाती हैं तो we expect कि जो normal cells हैं वो एक तो जो पुरानी खराब cells हैं उनको मार देंगी और खुद grow करके एक normal bone marrow बना लेंगी। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो ऑलमोस्ट हर तरह के ब्लड कैंसर के लिए कर सकते हैं आप, अक्यूट लुकीमिया के लिए, एडवांस स्टेज ऑफ क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया के लिए, रिलैप्स रिफ्रैक्टरी लिम्फोमास के लिए, रिलैप्स रिफ्रैक्टरी माइलोमास के लिए, हर तरह के ब्लड कैंसर के लिए एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हो सकता है। नाउ as we had initially talked that today we are not only going to talk what is possible today, but we will also talk what is there in the future for us. A very effective therapy that is coming world across in blood cancers is CAR T cell. CAR T cell basically stands for chimeric antigen receptor T cells. बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है ब्लड कैंसर का, जिसको बहुत सारी दवाइयाँ आप पहले ट्राई कर चुके हैं और कैंसर बार बार वापस आ रहा है, या कीमोथेरेपी से या इम्यूनोथेरेपी से या टारगेटेड थेरेपी से नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आप उनकी टी सेल्स, एक तरह की इम्यून सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, टी सेल्स, आप उनको कलेक्ट कर लेते हैं। उनको कलेक्ट करके आप उनको रीप्रोग्राम करते हैं। रीप्रोग्राम में आप कुछ इस तरह के वायरसेस को यूज़ करते हैं कि आप एक कार क्रिएट कर देते हैं। उन सेल्स बेसिकली क्या होती हैं, उनमें वो एक स्पेसिफिक तरीके का आ जाता है कि दैट दे कैन गो एंड किल द कैंसर सेल। आपकी अपनी सेल्स को आप इतना रीप्रोग्राम कर देते हैं कि दे बिकम वेरी वेरी एक्टिव इन किलिंग द कैंसर सेल। उसके बाद आप उनको उन सेल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि आप एक सेल में वो चेंज करते हैं और उनसे हज़ारों लाखों सेल्स डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद उन सेल्स को आप मरीज़ में वापस से इन्फ्यूज़ कर देते हैं, और उसकी अपनी जो इम्प्रूव्ड या रीप्रोग्राम टी सेल्स है, जिनको हम कार टी सेल्स बोलते हैं, वो जाके कैंसर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं या कैंसर सेल्स को खा जाती हैं, दे किल द कैंसर सेल। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक दैट हैज़ बीन यूज्ड वर्ल्ड अक्रॉस, जहाँ पे बट द ओनली प्रॉब्लम इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. It is coming big way in all kinds of cancer, but still it is not available in India. But we hope that in future we will have CAR T cells available in India also, and it will be a
breakthrough for all Indian patients if we have CAR TCLs available, because it is not only important for treating the patient who's refractory or relapsed again and again, it is also can be a bridge to transplant. मतलब as मैंने पहले बताया था कि अगर हम डिजीज़ को इन रेमिशन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम ये CAR-T सेल्स यूज़ करके पेशेंट को रेमिशन में ला सकते हैं, फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. अगर पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स कर गया, उसमें ये CAR-T सेल थेरेपी यूज़ हो सकती है टू ब्रिंग द पेशेंट बैक इन रेमिशन. इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक. नाउ इतना सारा बात करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, क्या एक्चुअली में कोई ऐसा ब्लड कैंसर है जिसको हम क्योर कर सकते हैं? आंसर इज़ यस. With advent of these very very specialized drugs, targeted therapies, chemotherapies, and by researching so well, we have got answer for a lot of cancers, one of them being chronic myeloid leukemia, जिसमें targeted therapy like tyrosine kinase inhibitors use होते हैं, imatinib, dasatinib, nilotinib, various type of TKIs are used, and we have actually reached a stage where we can tell a patient at one point that you are actually cured of this cancer and you don't need any future treatment for this cancer. Another one is acute promyelocytic myeloid leukemia, which is very very it is a medical emergency when we suspect APML in a patient and it needs a urgent treatment. But once you are able to reach the point where you give a consolidation और मतलब prolonged chemo आप दे चुके होते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट हर पेशेंट को आप ये कह सकते हैं कि once you have for some time, if you do not have a relapse, you have actually been cured. Then you have hairy cell leukemia, which is a lymphoma. It is actually a lymphoma and it is seen in elderly patient जो 70 साल या के बाद के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आप ये देखते हैं. इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रग क्लैड्रिबीन अवेलेबल है, जो कि एक कीमोथेरेपी एजेंट है, एंड इससे आप इस कैंसर को क्योर कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बच्चों में ALL है, acute lymphoblastic leukemia, with so much of titration of therapy and with so much of advancement in treatment of this patient, almost the survival we have been able to reach in standard risk ALL जो होते हैं 70-80% survival we are actually seeing in these patients, and one they are being cured and they are living a normal lifespan, these kids. So it is a good news for all of us that yes, there are few blood cancer which are curable, and we are moving to that point when we might be able to cure more and more blood cancers completely. Now, because we have so many agents available for treatment of blood cancer, there is a new concept that is coming up, that is tailored treatment. That means कि एक पहले टाइम था जहाँ पे आपने ये एक तरह का ब्लड कैंसर डायग्नोज किया, सपोज आपने अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया डायग्नोज किया और आप उसको वही स्टैंडर्ड थेरेपी सब पेशेंट्स को देते थे. लेकिन धीरे धीरे इतने स्टडीज़ करने के बाद वी अंडरस्टूड दैट एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनकी ओवरऑल फिटनेस के कारण, उनकी रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन से हमने ये जाना कि ये स्टैंडर्ड रिस्क है, ये हाई रिस्क है, ये इंटरमीडिएट रिस्क है. हर पेशेंट को आपको इक्वल टॉक्सिक थेरेपी देने की या कोई ज़रूरत नहीं है. देर आर पेशेंट जिनको आप कम थेरेपी देके या ज़्यादा स्पेशलाइज थेरेपी देके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. बेसिकली द एम ऑफ दिस टेलर ट्रीटमेंट इज़ कि आप पेशेंट की सर्वाइवल इंक्रीज करें एंड ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करें. And it is a very good concept which has come up, and it is helping us to decrease the treatment toxicity to a very great extent. Now, one big issue in blood cancer treatment in countries like India, where the treatment has to be borne by the patient themselves, is the cost of the treatment. And I have this diagram which is roughly giving you that how much is the cost of treatment in India for chemotherapy or bone marrow transplant and radiation therapy. Yes, this is true that we have come very far in the treatment of cancers, but what we are not able to curtail still is the cost of the treatment. The cost of treatment is still very high, though in India we have a lot of generic products available, so that really decreases the cost of treatment in comparison to Western countries where they have only the patent molecule and they are very very expensive. But still, for a common person to afford the cancer treatment is a very big issue, and I really would like to tell everyone that medical insurance is
mandatory in our time. And in this regard, we have the foundation like Cancer Aid and Research Foundation, which is based in Mumbai and has been active for last 20 years, and they are providing chemotherapy, drugs, and financial help to cancer patients, and are helping these patients to get treatment, world-class treatment at, and they are able to afford this treatment now. So, in a country like India, we really need support from NGOs like Cancer Aid and Research Foundation, where even the poor patients can afford expensive treatments of blood cancer. Thank you very much, and I hope I could make you understand what is blood cancer, and I could highlight few of the important aspects of the treatment of blood cancer. So before I I have got a lot of questions here. So before I start answering these questions, I have an announcement to make that 9th of September, we at 3 p.m. we have a talk from Dr. Viraj Nevrekar. He is a consultant medical oncology at HCG Center, Colaba, and he will be talking on the topic symptoms and diagnosis of leukemia. So I request you all to tune in on 9th of September for this amazing talk by Dr. Viraj. So let's start with the few questions here. So I have first question from Prathmesh Bhise, and his question is, why is curing cancer so difficult? So Prathmesh, it is a very valid question that you have, that why it is difficult, because the cancer develops only if it is able to overcome the body's resistance to kill the cells. That is why when that resistance has been overcome, we develop cancer, and that is why the cancer curing is so difficult, because no matter how deep you go to cure a cancer, you are always left with some amount of cancer cells, a very small number of cancer cells, which can divide anytime, and that is why we have recurrent relapses in these patients. Sandeep Ranchur has asked me, what is the latest treatment in acute lymphoblastic leukemia? So Ranchur, actually, Mr. Ranchur, it totally depends on what age we are dealing with. In pediatric acute lymphoblastic leukemias, definitely we have targeted therapies like rituximab, and all are now available. In T cells, we have other agents available, and also CAR T cells is a very, very important therapy. Also, there is a therapy available known as blinatumab or BiTE therapy, which is a biallelic antibody which is used in ALL treatment, and bone marrow transplant definitely is a treatment for ALL. Then so I have a question from Mr. Suresh, who asked me how to improve immunity in case of blood cancer patient. Mr. Suresh, basically when we give the chemotherapy, the immunity level goes down. So what we do is that we have to follow very strict instruction in these patients, which we call as neutropenic instructions, where patients have to take neutropenic kind of a diet. They have to live in a cleaner environment. They have to prevent themselves from people who have infections, and they have to take care. They have to maintain a good personal hygiene so that infection rate is low. And also we give them some prophylactic medications so that we can cure low-key infections in that. ये एक मिस्टर सोमनाथ पाठक ने मुझसे पूछा है कि फॉलोअप के आने के बाद एक ही सवाल घूमता है कि भविष्य में ये बीमारी वापस ना आए. सोमनाथ जी, यस, ये बात बिल्कुल सच है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ब्लड कैंसर्स के साथ है वो यही है कि ये बीमारियां वापस आती हैं. एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट इज़ वाई वी हैव अ वेरी
regular follow-up these patients, so that we can see if there is a early relapse and we can treat this disease. एंड एज आई एक्सप्लेन कि ये रिलैप्स इसलिए होता है कि हम कितना भी डीप ट्रीटमेंट आपको दें, देर आर सम व्हाट वी कॉल देम एज लॉन्ग टर्म स्टेम सेल्स कहते हैं इनको हम, या लेटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। ये हमेशा हमारे बोन मैरो में रहती हैं जो कैंसरस होती हैं, and they can activate themselves at any time, and they can cause the relapse of the cancer. There is a question from Sohail Salim, who asked me that will immunotherapy be a turning point in fighting the cancer? Sohail, if very frankly telling you, it is actually a turning point, and we from immunotherapy we have gone to a point of targeted therapy, and CAR T cell itself is a type of immunotherapy only, because there also we are using our own immune system to fight against cancer. And so definitely exploiting our own immune system to fight against our cancer is definitely an answer to most of the cancers. Then I have a question from Suresh, which I think I have already answered. He had asked what are the general precautions, and I have already told that you have to keep yourself clean, you have to take neutropenic precautions, you have to keep away from the people who have infections. Suresh is asking me what is the success rate of bone marrow transplant. So Suresh, as I explained in one of my slides, that the success rate totally depends on किस डिजीज के लिए हम कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, फॉर व्हाट वी आर डूइंग द ट्रांसप्लांट, एट व्हाट स्टेज वी आर डूइंग, हाउ मेनी रिलैप्सेस पेशेंट हैड बिफोर द ट्रांसप्लांट, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरेपी दैट वी हैव गिवन, एट व्हाट एज वी आर डूइंग. In young patients, the transplant success is better than older patients. And what is the type of donor available, whether we are using a sibling matched donor or we are using a haploidentical donor or unmatched donor. So as we go from sibling matched donor to a haploidentical donor, the success rate decreases. So it is the reason that I cannot give you a standard figure of success of bone marrow transplant. Suresh has further asked me that what are the risks during transplant in patient. There are multiple risks involved in transplant procedure. First and foremost is that because we give very high doses of chemotherapy, chemotoxicity can be there. Second, because we are giving somebody else's cell, so body may accept them, may not accept them. So this acceptance of cell, that is we call as graft failure, can happen more commonly in haploidentical or an unmatched donor transplant than sibling matched donor transplant. Then post giving these cells, there can be a problem of fighting between the cells of the donor and the recipient, which we in medical terms call graft versus host disease. So we have to give prophylaxis for that. And there can be long-term complications. There can be relapse after transplant also. So there are multiple risks associated with transplant, and that is why it is a very specialized procedure, and we are specially trained in conducting these procedures. The cost involved in transplant is different for different type of transplant. Autologous transplant, generally the cost is around, it also depends from institution to institution. In government institution, the cost is less, and in private institution, it is more. For autologous transplant, the cost is less, and as you go from matched sibling to a haploidentical transplant, the cost increases. It could be in an unmatched related, where you get cells from US or UK or Germany, the cost can be phenomenally high. It can be from few lakhs to many lakhs. Then I have a question from Harish Modi, where he's asking that about the CAR T cell status. So Harsh, I'm so sorry for taking your name wrong. Harsh, the thing is that CAR T cell therapy is still not available in India, because it is mainly available in UK and US and very few other countries. But we never know that in this concept of Make in India, we may have CAR T cell therapy available in India in few years. So Harsh is asking me that for how many years after 2 years of maintenance relapse can happen. Harsh, practically telling you, relapse can happen anytime, but first 5 years are the most important time when relapse can happen. We generally see the patients who have not relapsed in first 5 years, and as the time passes from 1 to 5, the chances of relapse decreases.
Then I think I have covered all the questions. And thank you very much, everyone, for joining me today for this talk. And it was really nice talking to all of you, sharing this knowledge about blood cancers, because there are a lot of myths about them. There are a lot of misconception. I have a lot of patients who come and ask me this question, what is the stage of my cancer? So I think I'm able to answer a lot of your queries that you had in your mind, and you can have a bit of knowledge about what blood cancers are, what are the treatment available, and what we have in our future, what can be available in the future. So I hope you also enjoy your talk next Wednesday. That is from Dr. Viraj. And good evening, everyone. Thank you.